हेलो फ्रेंड्स, आप सभी कैसे हैं। आशा करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे। तो आज हम इस टॉपिक के अंदर बात करेंगे सीखने के नियमों का शैक्षिक महत्व, एजुकेशनल इम्पोर्टेंस ऑफ लॉज ऑफ लर्निंग। तो ये भी जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक रहने वाला है बीएड एग्ज़ाम के लिए, बीएड क्लास के लिए। साथ में सीटेट या फिर जो अदर टीचिंग कम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं, टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट होते हैं अलग अलग स्टेट्स के अंदर, तो उनके अंदर भी क्या है कि इसमें से काफ़ी कुछ क्वेश्चंस देखने को मिल सकते हैं। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो चलिए समझते हैं इसको, सीखने के नियमों का शैक्षिक महत्व। और टीचर एलिजिबिलिटी एग्ज़ाम के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सीखने के नियमों का शैक्षिक महत्व अगर देखा जाए तो एजुकेशनल इंपॉर्टेंस ऑफ लॉज ऑफ लर्निंग क्या हो सकता है। तो अधिगम प्रक्रिया में सीखने के नियमों का क्या रहता है, महत्व रहता है, विशेष महत्व रहता है अधिगम प्रक्रिया के अंदर, सीखने के अंदर। तो सीखने की तत्परता, सतत अभ्यास और संतोषप्रद परिणाम से इच्छित फल की प्राप्ति इससे होती है। इसलिए शिक्षक को चाहिए कि वे कार्यक्रम निश्चित करते समय इस बात का ध्यान रखें कि वह बच्चों के लिए संतोषप्रद हो और उनमें तत्परता की स्थिति पैदा की जाए। ऐसा न होने से प्रयत्न व परिश्रम क्या होगा, व्यर्थ चला जाएगा। तो सीखने के नियमों का शैक्षिक महत्व अगर देखा जाए तो बहुत अधिक बनता है शैक्षिक महत्व। तो इसमें अधिगम प्रक्रिया में सीखने के नियमों का विशेष महत्व रहता है और सीखने की तत्परता, सतत अभ्यास, संतोषप्रद परिणाम से इच्छित फल की प्राप्ति होती है। इसीलिए शिक्षक को चाहिए कि वे कार्यक्रम निश्चित करते समय इस बात का ध्यान रखें कि वह बच्चों के लिए संतोषप्रद हो और उनमें तत्परता की स्थिति पैदा की जाए। ऐसा न होने से क्या होगा, प्रयत्न व परिश्रम जो होगा किसी भी अध्यापक का, किसी भी शिक्षक का, वो व्यर्थ चला जाएगा। उसमें विद्वानों ने सीखने की क्षमता को बढ़ावा देने के लिए सीखने के नियमों का शैक्षिक महत्व माना है, जो निम्नवत हो सकता है। तो वो कौन से महत्व हो सकते हैं वो देखते हैं हम। सबसे पहले आता है उद्देश्यों की स्पष्टता। तो सीखने के नियमों का सबसे पहला जो महत्व रहता है वो रहता है उद्देश्यों की स्पष्टता, क्लैरिटी ऑफ एम्स। तो क्लैरिटी ऑफ एम्स के अंदर क्या होगा कि शिक्षा के क्षेत्र में ज्ञान का उद्देश्य निश्चित, स्पष्ट और जीवन उपयोगी होना चाहिए। जब बच्चे उसे सीख लेंगे तो स्वतः ही सीखने के क्षेत्र में अपने ध्यान को एकाग्र कर सकेंगे। वे सुख देने वाला कार्य कष्ट देने वाले कार्य की अपेक्षा शीघ्र करते और सीखते हैं। तो उद्देश्यों की स्पष्टता जरूर होनी चाहिए किसी भी विद्यार्थी को शिक्षा के क्षेत्र के अंतर्गत जब वो सीखता है, और साथ में शिक्षक को भी इसकी जानकारी होनी चाहिए। उद्देश्यों की स्पष्टता शिक्षक को भी होनी चाहिए। तो शिक्षा के क्षेत्र में ज्ञान का उद्देश्य निश्चित, स्पष्ट और जीवन उपयोगी होना चाहिए। जब बच्चे उसे सीख लेंगे तो स्वतः ही सीखने के क्षेत्र में अपने ध्यान को एकाग्र कर सकेंगे। वे सुख देने वाले कार्य कष्ट देने वाले कार्यों की अपेक्षा शीघ्र करते और सीखते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें तो उसके बाद अगर हम बात करें तो उसमें सेकंड जो आएगा वो आएगा उपयुक्त ज्ञान एवं क्रिया का चयन, सिलेक्शन ऑफ एक्शन एंड अप्रोप्रिएट नॉलेज। तो बच्चों की जो होती है शारीरिक और मानसिक जो अक्षमता होती है उसका मूल्यांकन करने के बाद ही सीखने वाले को उपयुक्त ज्ञान व क्रिया और विधि का चुनाव करना चाहिए। मतलब सिखाने वाला जो होता है या सीखने वाला जो होता है, तो सिखाने वाला कह सकते हैं आप इसमें, शिक्षक जो है उसको क्या करना चाहिए, जो बच्चों की शारीरिक मानसिक क्षमता का मूल्यांकन पहले कर लेना चाहिए। उसके बाद ही सीखने वाले का उपयुक्त ज्ञान और क्रिया की विधि का चुनाव करना चाहिए। इससे क्या होगा कि उसे स्थानांतरण एवं अभ्यास से सरलता क्या होगी, प्राप्त होगी, सरलता मिलेगी। उसके बाद जो इसमें नेक्स्ट पार्ट आएगा वो आएगा अभ्यास जागृत करना। तो ये महत्व रहता है सीखने के अंदर। तो अभ्यास जागृत करना, टू अवेक एक्सरसाइज। शिक्षक का क्या रहता है कि शिक्षक को विषय अथवा पाठ बार बार दोहराकर अभ्यास करना चाहिए और शिक्षक द्वारा छात्रों को यह बतलाना कि बार बार अभ्यास करने से सीखा गया ज्ञान स्थायी रहता है तथा बिना अभ्यास के वह विस्मृत हो जाता है। तो ये सीखने के अंदर इसका बहुत ही अधिक महत्व रहता है कि अभ्यास जागृत करना शिक्षक को, किसी भी शिक्षक को आना चाहिए। तो शिक्षक को विषय अथवा पाठ पर बार बार दोहराकर अभ्यास करना चाहिए। शिक्षक द्वारा छात्रों को यह बतलाना भी आवश्यक रहता है कि बार बार अभ्यास करने से सीखा गया ज्ञान क्या रहता है, स्थायी रहता है, लंबे समय तक वो बना रहता है तथा बिना अभ्यास के वह विस्मृत या फिर बुलाया जा सकता है। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट आता है इसके अंदर, वो आता है नेक्स्ट पॉइंट जो आता है वो है तत्परता जागृत करना। तो टू अवेक रेडीनेस। तो टू अवेक रेडीनेस के अंदर क्या होता है कि बच्चा छात्र अपने कार्य को तभी सीख सकते हैं जब वह सीखने के लिए तैयार होंगे। तत्परता बच्चों की रुचि, उत्साह, शारीरिक मानसिक स्वास्थ्य आदि पर निर्भर करता है। अतः शिक्षक को चाहिए कि वह
बच्चों को सिखाने से पहले तैयार कर ले ताकि वे ज्ञान को ठीक तरीके से ग्रहण कर सके। तो तत्परता जागृत करना भी क्या है कि किसी शिक्षक के लिए बहुत ही ज़रूरी है, ताकि क्या है कि बच्चा छात्र अपने कार्य को तभी सीख सकते हैं जब वह सीखने के लिए तैयार होंगे। तो शिक्षक को उनके लिए तत्पर उनको बनाना पड़ता है, बनाना जरूरी होता है। और तत्परता बच्चों की रुचि, उत्साह, शारीरिक, मानसिक स्वास्थ्य आदि पर निर्भर करता है। अतः शिक्षक को चाहिए कि वह बच्चों को सिखाने के से पहले क्या है कि अच्छे तरीके से तैयार कर ले ताकि वे ज्ञान को ठीक तरीके से ग्रहण कर सके। उसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट इसके अंदर आता है वो आता है हमारा स्वक्रिया पर बल, मतलब स्ट्रेस ऑन सेल्फ एक्शन। तो अधिगमकर्ता जो होता है को स्वयं हाथों से कार्य को करके सीखना चाहिए। मतलब जो विद्यार्थी होते हैं जो विद्या प्राप्त करते हैं, तो जो छात्र होते हैं उनके अंदर, उनको हम अधिगमकर्ता बोलेंगे, उनको क्या है कि स्वयं हाथों से कार्य करके सीखना चाहिए। इससे क्या रहेगा कि इससे उसका अनुभव मजबूत और स्थायी होता है, और इससे क्या रहेगा, स्वनिर्भरता का विकास भी क्या है होता है। तो स्वक्रिया पर बल भी दिया जाता है कि इसके अंदर सीखने के अंदर स्ट्रेस ऑन सेल्फ एक्शन के ऊपर भी क्या है कि काफ़ी जोर रहना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट जो पॉइंट आता है इसके अंदर वो है अनुभव का स्थानांतरण। तो जो शिक्षक का अनुभव होता है, एक्सपीरियंस ट्रांसफर इसको बोल सकते हैं आप, अनुभव स्थानांतरण बोल सकते हैं, ट्रांसफर बोल सकते हैं। तो इसमें क्या रहता है, सीखने के नियमों से यह स्पष्ट होता है कि मानवीय अनुभव का विशेष महत्व होता है, और शिक्षक को चाहिए कि वे छात्रों को अधिक से अधिक अनुभव के एकत्रित करने का अवसर प्रदान दे। इसके पश्चात वे छात्रों को अनुभवों की नवीन समस्या या कार्य के सीखने में उपयोगिता बताए। इस प्रकार बार बार अभ्यास और प्रयोग से छात्र स्वतः ही अनुभवों का प्रयोग करना सीख जाएंगे। तो अपने अनुभवों का प्रयोग करके किसी भी छात्र को जो है कोई भी शिक्षक आगे बढ़ा सकता है। तो अनुभव का स्थानांतरण भी बहुत जरूरी है, सीखने के अंदर इसका भी बहुत अधिक महत्व रहता है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करें तो इसमें प्रेरकों का प्रयोग भी किया जाता है। यूज ऑफ मोटिव्स जो होते हैं वो जरूरी है सीखने के अंदर। तो सीखने के नियमों ने यह स्पष्ट कर दिया है कि सीखने के लिए उचित वातावरण और प्रेरकों का प्रयोग करना आवश्यक है। जब हम बच्चों को पुरस्कार, प्रोत्साहन, प्रशंसा के द्वारा सीखने के लिए तैयार करते हैं तो वे सीखने के प्रति उत्साह और रुचि को प्रकट करते हैं। शिक्षकों को चाहिए कि वे पठन पाठन के बीच में क्या है कि बच्चों को उत्साहित करते रहे, और इससे वे प्रसन्न रहते हैं, और शिक्षक को भी परिश्रम कम करना इस समय क्या है कि पड़ेगा। और इसमें क्या है कि इस प्रकार थार्नडाइक के सीखने के नियम शिक्षा के क्षेत्र में लाभप्रद रहे हैं, और सीखने के प्रति छात्रों को उत्साहित बनाना शिक्षक का प्रथम कर्तव्य होना चाहिए। तो प्रेरकों का प्रयोग भी, मोटिव्स का प्रयोग भी शिक्षकों को साथ में करते रहना चाहिए ताकि बच्चों का उत्साह सीखने के समय बना रहे, लगातार बना रहे, और वो अच्छे तरीके से किसी भी टॉपिक को, किसी भी जो अध्याय को अच्छे तरीके से समझ पाए, सीख पाए। उसके बाद जो है इसमें कुछ पुनरावृत्ति बिंदु हम देख लेते हैं कि हमने इसके अंदर क्या क्या देखा है, क्या क्या समझा है। तो उसमें सबसे पहले आता है थार्नडाइक द्वारा प्रतिपादित सीखने के 2 महत्वपूर्ण नियम बताए गए हैं जिसके प्रयोग से अधिगम अधिक प्रभावशाली होता है। कुछ प्राथमिक होते हैं, प्राथमिक के अंदर 3 नियम आते हैं, और साथ में कुछ गौण होते हैं, तो गौण के अंदर 5 नियम ऐसे थार्नडाइक ने जो है बताए हैं। उसके बाद सीखने के मुख्य नियम जो है तत्परता का नियम है, सेकंड जो है अभ्यास का नियम है, और तीसरा परिणाम का नियम होता है। तो ये मुख्य नियम या फिर प्राथमिक नियम बोले जाते हैं सीखने के। उसके बाद सीखने के गौण नियमों की अगर बात की जाए तो जैसा कि मैंने बताया था कि वो 5 है। मनोवृत्ति का नियम, बहु प्रतिक्रिया का नियम, और आंशिक क्रिया का नियम, अनुरूपता का नियम, और संबंधित परिवर्तन का नियम। सीखने के नियम का प्रयोग कर शिक्षक छात्रों में अधिगम के प्रति रुचि, उत्साह एवं संतोष विकसित कर सकते हैं। और लास्ट में कुछ क्वेश्चंस आपके लिए डाल रहे हैं, इनका जो आंसर आपको कमेंट बॉक्स के अंदर देना है। तो कुछ क्वेश्चन हम ले रहे हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो है, सीखना व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की एक प्रक्रिया है, यह कथन किसने कहा है। और ये कई बार एस्टेट के अंदर, सीटेट के अंदर, या फिर जो अदर टीचर कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं, यूपी टेट, रीट, इनके अंदर कई बार देखने को ये क्वेश्चन मिल चुका है। तो इसका कमेंट आप जरूर दें। तो इसमें सीखना व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की एक प्रक्रिया है, यह कथन किसने कहा है।
इसके जो ऑप्शन आपको दिए गए हैं वो है ए स्किनर का, बी थॉर्नडाइक का, सी वुडवर्थ का और डी कोलर का। तो इसका आंसर दीजिए आप कमेंट बॉक्स के अंदर। साथ में नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम ले रहे हैं वो है योजना विधि के जन्मदाता कौन है। तो ये भी कई बार टेस्ट के अंदर आ चुका है। इसमें जो ऑप्शन रहेंगे आपके वो रहेगा ए फ्रावेल, बी जॉन डीवी, सी थॉर्नडाइक और डी स्किनर। तीसरा क्वेश्चन जो है वो है सीखने के गौण नियमों की संख्या कितनी है। तो सीखने के गौण नियमों की संख्या अभी हमने उसका बताया भी था। इसमें जो ऑप्शन दिए गए हैं वो आपके हैं ए 4, बी 5, सी 6 और डी 7। तो ये कुछ क्वेश्चन हमने डाले हुए हैं और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इनके क्वेश्चन के जो आंसर है वो आप कमेंट बॉक्स में अवश्य दें। साथ में वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। और एस्टेट, सी टेट या फिर रिट, यूपी टेट और जो अदर टीचर कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उनकी तैयारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक यू।